रात के 2:30 बज रहे थे और मेरी नजर उस बुजुर्ग औरत पर टिकी थी जो बेचैनी से कभी दाएं देखती कभी बाएं। वो किसी का इंतजार कर रही थी। पूरा दिन बीत गया लेकिन उन्हें लेने कोई नहीं आया। दिल में अजीब सी बेचैनी हुई तो मैं अपनी कैंटीन छोड़कर उनके पास गया। उन्हें गरम चाय और बिस्किट दिए और वापस जाने ही वाला था कि उनकी बात सुनकर मेरे कदम ठिठक गए। वो बेचारी माँ अस्पताल में अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। मैंने कई बार सोचा था कि उनसे पूछूं कि वो यहाँ क्यों बैठी हैं, लेकिन हर बार खुद को रोक लिया। सोचता था मुझसे क्या मतलब उनका, लेकिन आज कुछ अलग था। वो औरत देखने में किसी अच्छे घराने की लग रही थी। रात के 2:30 बज चुके थे। अस्पताल के पास की सारी दुकानें बंद थीं। बस मेरी कैंटीन ही खुली थी, क्योंकि मरीजों के रिश्तेदार अक्सर देर रात चाय, पराठे या बिस्किट लेने आ जाते हैं। अब तो मेरा भी मन नहीं लग रहा था। वे बहुत थकी हुई लग रही थी। कभी बेंच पर सीधी बैठती तो कभी लेट जाती। आखिर मैं अपनी कैंटीन नौकर पर छोड़कर चुपचाप उनकी तरफ बढ़ गया। मुझे देखते ही वे घबराकर उठ बैठी और बोली, बेटा मैं तो जा ही रही थी, तुम अपनी बेंच साफ करना। वे जाने लगी तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, अम्मा आप बैठिए, मैं आपको भगाने नहीं आया, बस कुछ पूछना चाहता हूँ। वे झिझकते हुए बैठ गईं। उम्र करीब 60 या 70 साल की होगी। मैंने कहा, अम्मा रात के 2:30 बज रहे हैं, आप किसी से मिलने आई हैं या किसी का इंतजार कर रही हैं? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं बता सकती, मेरे बेटे ने मना किया है। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ। मैंने फिर धीरे से कहा, अरे अम्मा, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। सुबह से आपको देख रहा हूँ, कुछ खाया नहीं, कहीं गई नहीं, अब तो रात के 2:30 बज गए हैं। वे मुझे देखकर बोली, तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? अगर मेरा बेटा बन गया है तो मेरी भूख का भी ख्याल रखो। उनकी आवाज में इतनी लाचारी थी कि मेरा दिल कांप गया। पता नहीं क्यों मुझे लगा जैसे मैंने इनको कहीं देखा है, लेकिन मैंने सोचा अब सोचने का वक्त नहीं। बस बोला, हाँ अम्मा, क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आता हूँ। वे बोली, मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। मेरे बेटे ने कुछ नहीं दिया। मैंने कहा भी था कि कुछ पैसे जेब में डाल दे, लेकिन उन्होंने कहा मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। लेकिन देखो रात हो गई, वे अब तक नहीं आए। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। कुछ बच्चे माँ बाप के लिए तड़पते हैं और कुछ अपने माँ बाप को बोझ समझकर सड़कों पर छोड़ देते हैं। मैं कुछ बोले बिना कैंटीन की ओर गया और उनके लिए चाय और बिस्किट ले आया। जब मैंने उन्हें दिया तो वे दुआएं देने लगी, भगवान तुझे खुश रखे बेटा, तुझे मेरी तरह बेटा दे। फिर बोली, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा ख्याल रखता है। हाँ, कभी कभी घर से बाहर भेज देता है, तब मैं दिन भर पड़ोस में या किसी दुकान के सामने बैठी रहती हूँ। कोई कुछ दे दे तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन आज तो सुबह ही मुझे इस अस्पताल के बाहर बिठाकर चला गया। मैं बहुत दूर रहती हूँ, ये हमारा इलाका भी नहीं है। उनकी बात सुनकर मेरे दिमाग में कई सारे सवाल उठे। मैंने पूछा, अम्मा आपके पास कोई फोन नंबर या पता है? मैं आपको छोड़ आता हूँ आपके घर तक। आप मुझे अपनी माँ जैसी लग रही हैं। मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं आपका ख्याल रख सकता हूँ। उन्होंने कहा, बेटा मुझे अपना घर याद नहीं, याददाश्त कमजोर हो गई है, रास्ते भूल जाती हूँ। मेरा बेटा ही मुझे ले जाता था और वही घर लाता था, लेकिन अब तो इतनी दूर छोड़ गया है कि मैं खुद से लौट भी नहीं सकती। हाँ, मेरे पास एक नंबर है, मेरी पड़ोसन ने दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कभी गुम हो जाऊं तो फोन कर लेना, वो लेने आ जाएंगी। मैं बोला, अच्छा वो नंबर दीजिए अम्मा, मैं बात कर लेता हूँ। वे बोली, नहीं बेटा, मेरा बेटा मुझे भूल नहीं सकता, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बस उसकी बीवी। मैंने बीच में कहा, अम्मा ये बीवियां तो बड़ी जालिम होती हैं। वे झट से बोली, अरे नहीं बेटा, मेरी बहू बहुत अच्छी है, वो तो मेरे लिए अपने पति से भी लड़ जाती है। बस मेरे बेटे को ही न जाने क्या हो गया है, कहता है तू मेरी माँ नहीं, कोई और है, जिसे मेरे पिताजी लेकर आए थे, जबकि मैंने ही उसे अपनी कोख से जन्म दिया है। 9 महीने पेट में रखा,
उसके गीले बिस्तर साफ किए, रातों को उसे गोद में सुलाया। बरसात में जब बाहर नहीं जा पाती थी तो कमरे में ही खड़ी होकर उसे झुलाती रहती थी ताकि वो सो जाए। वो बोलते बोलते रो पड़ी। मैं बस चुपचाप उन्हें देखता रहा। फिर बोला, अच्छा अम्मा, नंबर दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ। उन्होंने माथे पर हाथ रखकर बोला, पहले कुछ खा लूं बेटा, फिर दूंगी नंबर। मैंने उन्हें और परेशान नहीं किया। उम्र के उस पड़ाव पर वे जैसे टूटी हुई थीं, लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक उम्मीद बाकी थी। मैंने सोचा, हम नौजवान लोग अगर अपने घर के बुजुर्गों से थोड़ा सब्र और प्यार से पेश आएं, तो शायद कोई भी माँ इस तरह आधी रात को किसी अस्पताल के बाहर भूखी और बेसहारा बैठी ना मिले। मैं चुपचाप जाकर उनके बराबर में बैठ गया। वो औरत अब केक खाने लगी थी और मैं उन्हें बस चुपचाप देखे जा रहा था। उनके कुछ दांत भी नहीं थे। न जाने क्यों मुझे उस बूढ़ी औरत के बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसने अपनी माँ का ख्याल तक नहीं रखा। इंसान को चाहिए कि चाहे जो भी हो, अपने माँ बाप को तो कभी यूं अकेला न छोड़े। अगर बीवी अच्छी है तो फिर बेटा अपनी माँ से ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? आमतौर पर तो ऐसा तब होता है जब बहू बाहर की होती है, जो बेटे को माँ से और भाइयों को बहनों से दूर कर देती है। लेकिन इस औरत के मामले में तो उल्टा ही लग रहा था। उसकी बहू अच्छी और बेटा ही खराब मालूम पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद उस औरत ने दोनों केक खत्म कर लिए और मुझे देखकर बोली, बेटा ये चाय तुम ले जाओ, बहुत गर्म है, मैं नहीं पी रही, सीना जल जाएगा। मेरी दवा भी घर पर ही रह गई है, दवा नहीं खाऊंगी तो तकलीफ होगी। मैं तुरंत बोला, अम्मा दवा का नाम याद है क्या? बता दो, मैं मेडिकल स्टोर से ले आता हूँ। वो बोली, पता नहीं बेटा, मेरा बेटा ही देता है मुझे, मैं तो कुछ नहीं जानती। हाँ, अब मैं तुम्हें नंबर दे देती हूँ, तुम घर पर फोन कर लो। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। उन्होंने अपनी जेब से एक कागज निकाला और बोली, देखो बेटा, बड़े प्यार से बात करना। वो औरत बहुत अच्छी है, मेरा ख्याल रखती है। दोपहर में अक्सर मुझे खाना भी दे देती है। मेरी बहू तो कभी देती ही नहीं, कहती है जाकर किसी और के घर से खा लो। बड़ी बदतमीज है वो। मैंने उन्हें ध्यान से देखा। अभी कुछ देर पहले तो यही औरत अपने बेटे की बुराई और बहू की तारीफ कर रही थी और अब बहू की भी बुराई करने लगी थी। साफ लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने सिर हिलाया और नंबर लेकर मोबाइल निकाला। नंबर मिलाया तो पहली ही घंटी पर कॉल उठ गई। मैं हेलो बोलता इससे पहले ही दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई, कौन बोल रहा है? मैं थोड़ा हैरान हुआ। रात के 3 बजे भी कोई औरत जाग रही थी। मैंने कहा, यहाँ पर एक बूढ़ी माँ बैठी हैं, उन्होंने आपका नंबर दिया है। कह रही हैं कि उनका बेटा सुबह उन्हें यहाँ छोड़कर गया था और अभी तक लौटा ही नहीं है। अगर आप उनके बेटे को खबर दे दें तो बहुत मदद होगी। वो बोली, क्या आप अम्मा सावित्री की बात कर रहे हैं? मैंने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा और पूछा, अम्मा तुम्हारा नाम क्या है? वो गाल पर हाथ रखकर बोली, शायद रमा नाम है मेरा। तभी फोन से आवाज आई, हाँ हाँ, इनका नाम सावित्री है, इन्हें दिमाग की थोड़ी दिक्कत है। इनके बेटे को मैं बता देती हूँ, आप लाइन पर रहिए। अब मैंने रमा को गौर से देखा। वो बिल्कुल चुप थी। मैं समझ गया कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। कुछ पलों बाद फोन पर वही औरत बोली, आप कहाँ हैं अभी? मैंने कहा, मैं अस्पताल के सामने वाली कैंटीन से बोल रहा हूँ। वो बोली, कौन से अस्पताल के सामने है सावित्री? मैंने तुरंत अस्पताल का नाम बताया। वो बोली, ये जगह तो हमारे घर से बहुत दूर है। इसके बेटे ने बड़ा चालाकी भरा काम किया है। जैसे जैसे वो मुझे उसके बेटे के बारे में बताने लगी, मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, इस उम्र में इतनी बुजुर्ग औरत को इस हाल में छोड़ देना, कैसे कोई इतना बेरहम हो सकता है? वो बोली, अब कुछ नहीं किया जा सकता। या तो आप इन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दीजिए या फिर इन्हें वहीं पर बैठा रहने दीजिए, क्योंकि अब ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा जिससे ये अपने बेटे तक पहुंच सकें। उसका बेटा सब सोच समझ कर करके गया है। इतना कहकर फोन कट गया। मैंने सिर घुमाया तो देखा बूढ़ी अम्मा मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। मेरी आंखें नम हो गईं। समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें सच्चाई कैसे बताऊं।
मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं अपनी जगह से उठा और कैंटीन में वापस चला आया। अब मुझ में सामना करने की हिम्मत नहीं बची थी। कुछ देर बाद मेरा नौकर आया और बोला, साहब, वो बूढ़ी औरत आई है जिसके साथ आप बैठे थे, दुकान के पास खड़ी हैं और आपका नाम पूछ रही हैं। मैंने आंखें बंद करके कहा, जाकर बोल दो कि मैं घर चला गया हूँ, दुकान में नहीं हूँ। तभी पीछे से आवाज आई, बेटा झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरी बहू की तरह तुम भी यही करते हो, जबकि तुम तो यही हो। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल एकदम से धक्क से रह गया। वो मेरे सामने आकर बोली, बताओ बेटा, उस औरत ने क्या कहा? मेरा बेटा मुझे लेने आ रहा है ना? मैं जाकर वहीं बैठ जाऊं? कब तक आएगा? मेरी कमर में बहुत दर्द है, नींद भी आ रही है। अगर मैं सो गई और वो आ गया तो परेशान हो जाएगा। जब मैं सो जाती हूँ तो वो मुझे नहीं उठाता, बल्कि मेरे पैर दबाता रहता है। तुम जानते हो, वो बहुत अच्छा है। उसने मेरे लिए वो बात पूरी करती इससे पहले ही मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, हाँ अम्मा, आ जाएगा थोड़ी देर में। मेरी बात हुई है उससे। आपको नींद आ रही है तो आप मेरे कमरे में जाकर सो जाइए। कैंटीन के साथ ही मेरा एक छोटा सा आराम करने का कमरा भी है। तभी वो बूढ़ी औरत बोली, नहीं बेटा, मैं यहीं जाकर बैठ जाती हूँ। अगर मेरा बेटा आ गया तो मैं कैसे उठूंगी? एक बार अगर मैं सो गई तो फिर उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनकी बात सुनकर मेरा दिल बहुत भारी हो गया था। ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में इतने लाचार और बेबस लोग भी होते हैं। मैं उन्हें देखता हुआ बोला, अम्मा, आप थोड़ा आराम कर लो। जैसे ही आपका बेटा आएगा मैं आपको जगा दूंगा। मैंने आपके बेटे को देखा है। वो औरत फौरन बोली, कैसे देखा? तुम्हारे पास मेरे बेटे की फोटो है क्या? दिखाओ मुझे भी। सुबह से उसकी शक्ल तक नहीं देखी। उनकी ये बात सुनकर जाने क्यों मेरा दिल भर आया। मैं उन्हें देखते हुए बोला, हाँ अम्मा, फोटो तो थी, लेकिन गलती से डिलीट हो गई। जब कोई नई फोटो आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप आराम कर लो। वो कुछ देर खामोश खड़ी रही, फिर बोली, ठीक है बेटा, मैं आराम कर लेती हूँ। कमर में बहुत दर्द है, कब से बैठी हूँ। कहाँ है कमरा? वो दीवार का सहारा लेते हुए चलने लगी। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर थकान और बेबसी साफ दिख रही थी, मगर उन्हें देखकर लगता था कि जवानी में बहुत खूबसूरत रही होंगी। मैंने तुरंत कमरा खोला। अंदर पंखा और जरूरत की चीजें रखी थीं। मैंने उन्हें बिस्तर पर लिटाया, कंबल दिया और बाहर आ गया। कमरे का दरवाजा आधा बंद कर दिया ताकि उन्हें घुटन ना लगे। मेरा नौकर मुझे देखकर बोला, साहब, आप इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हो? यहाँ तो रोज ऐसे लोग आते हैं। कोई भिखारी होगी, आप बेवजह परेशान हो रहे हो। कई बार ये लोग धोखेबाज भी निकलते हैं। आप नहीं जानते, कुछ तो चोर भी होते हैं। वो और कुछ बोलता इससे पहले ही मैं गुस्से से चिल्ला पड़ा, चुप रहो, बकवास मत करो। खबरदार जो उस औरत के बारे में कुछ भी गलत कहा, अभी के अभी नौकरी से निकाल दूंगा तुम्हें। ये शब्द मैंने जिंदगी में पहली बार किसी पर बोले थे। मुझे खुद हैरानी हुई कि मैं इतना भड़क क्यों गया, लेकिन पता नहीं क्यों उस औरत के लिए मेरे अंदर एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। वो लड़का चुपचाप जाकर काउंटर पर बैठ गया। मुझे अपनी बात पर थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। मैं जाकर उनके कमरे के पास ही बैठ गया, कहीं उन्हें कुछ जरूरत ना पड़ जाए। थोड़ी देर में वो गहरी नींद में सो गईं। शायद सुबह से लगातार बैठे रहने की वजह से बहुत थक गई थीं। इस उम्र में इंसान फिर से बच्चा बन जाता है और ऐसे लोगों की देखभाल करना हम जैसे जवानों का फर्ज है। मैं उसी बात में सोचता रहा, क्या सच में आज के जमाने में औलाद इतनी बेरहम हो गई है? मैं सोच भी नहीं सकता था। वो औरत खुद कह चुकी थी कि उसे किसी आश्रम या वृद्धाश्रम में भिजवा दूं या फिर यहीं छोड़ दूं, अपना गुजारा जैसे तैसे कर लेगी। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं उन्हें ना तो किसी संस्था में भेज सकता था, ना ऐसे लावारिस छोड़ सकता था। मगर क्यों? इसका जवाब खुद मुझे भी नहीं पता था। मैं ना तो कोई बहुत दयालु आदमी था, ना ही सख्त दिल वाला, बस अपने काम से काम रखने वाला सीधा साधा इंसान था।
पर उस औरत के मामले में मेरा दिल बहुत नरम हो गया था। वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था। मैं भी थोड़ी देर कैंटीन की बेंच पर लेट गया। नौकर घर चला गया था। मैं अक्सर रात दुकान पर ही गुजार लेता था और सुबह थोड़ी देर आराम करने घर चला जाता था। मुझे लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि अंदर से कराहने की आवाज आई। मैं फौरन उठ गया। अंदर झांका तो देखा कि वो बूढ़ी औरत दर्द से अपने पैर पटक रही थी। उन्हें देखकर मेरा दिल तड़प उठा। मेरी आंखों के सामने अपनी माँ की तस्वीर घूम गई। उनके आखिरी दिनों में वो भी इसी तरह तड़पती थीं और मैं काम के चक्कर में उन्हें वक्त ही नहीं दे पाया था। ये बात आज तक मेरे दिल में चुभती है। मैं फौरन कमरे में गया, दरवाजा खोला और बहुत नरमी से उनका पैर थाम लिया। धीरे धीरे दबाने लगा। कुछ ही देर में वो फिर से सो गईं। उनके कराहने की आवाज भी बंद हो चुकी थी। मैंने सुकून की सांस ली। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि उनकी धीमी आवाज आई, राजू, मुझे छोड़कर मत जाना बेटा, मेरे पैर में बहुत दर्द है, थोड़ा और दबा दो। राजू नाम सुनते ही मैं चौंक पड़ा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गया, फिर चुपचाप वापस जाकर बैठ गया और उनके पैर धीरे धीरे दबाने लगा। मुझे पता था उनकी हड्डियां बहुत कमजोर हैं। अगर थोड़ा भी जोर लगाऊं तो उन्हें दर्द होगा, इसीलिए बहुत संभल कर दबा रहा था। करीब 1 घंटे तक मैं उनका पैर दबाता रहा। शायद अब उन्हें आराम मिल गया था। मैं धीरे से उठा और बाहर आकर बेंच पर लेट गया। मेरा मन बहुत अजीब हालत में था। ये औरत कौन है और उसे राजू का नाम कैसे मालूम? कुछ पल तक मैं यही सोचता रहा। फिर सिर हिलाकर खुद से बोला, शायद ये मेरा वहम है। राजू नाम के तो बहुत लोग होते हैं, मैं ही बेवजह सोच रहा हूँ। शायद इस औरत से मेरी हमदर्दी इतनी बढ़ गई थी कि मैं इसमें अपने रिश्ते ढूंढने लगा था। थोड़ी देर बाद मुझे फिर से नींद आ गई। सुबह सूरज की रोशनी आंखों पर पड़ी तो मेरी नींद खुली। मैं फौरन उठा क्योंकि अब लोग दुकान पर आने लगेंगे। तभी अंदर से रोने की आवाज आई। मैं दौड़कर कमरे में गया तो देखा वो बूढ़ी औरत बैठी थी, हाथ जोड़कर भगवान से दुआ मांग रही थी और लगातार रोए चली जा रही थी। मैं फौरन अंदर आया और उन्हें देखते हुए बोला, अम्मा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्या दर्द हो रहा है आपको या कुछ चाहिए? वो रोते हुए बोली, मुझे मेरा बेटा चाहिए। तुमने कहा था वो थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन अब तो सुबह हो गई है। मेरा लाडला कहाँ है? मेरी दवाइयाँ भी घर पर हैं। मुझे बहुत जलन हो रही है। उनके ये बोल सुनकर मैं फौरन बोला, अम्मा आप खड़ी हो जाइए, मैं आपको दवाई अंदर से दिला देता हूँ। ये सामने ही अस्पताल है। आपको पता नहीं वो दवाइयाँ कब मिलेंगी। आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। जो भी आपको अंदर महसूस हो रहा है वो डॉक्टर को बता देना। वो औरत मेरे सहारे पर खड़ी होते हुए बोली, हाँ बेटा, दवाई चाहिए वरना मेरी जलन ठीक नहीं होगी और सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। उनकी उम्र ऐसी थी कि ये सब होना स्वाभाविक था। मैं उन्हें लेकर फौरन अस्पताल पहुंच गया था। मेरा नौकर आ गया था, उसने कैंटीन संभाल ली थी। मैं डॉक्टर सुमन के पास आया। वो बहुत ही अच्छी और नरम दिल औरत थी। हर मरीज से बहुत ही प्यार और सलीके से पेश आती थी। मुझे देखते ही वो मुस्कुराई और बोली, अपनी अम्मा को लेकर आए हो संजय? मैंने सिर हिलाते हुए बोला, नहीं डॉक्टर, आप पहले इन्हें चेक करें और दवाई दे दें, मैं बाकी की बात बाद में बताता हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने सिर हाँ में हिलाया और उन बुजुर्ग औरत से उनकी तबीयत पूछने लगी। वो औरत बोली, मेरे सीने में बहुत जलन हो रही है, सिर में भी दर्द है और मैं दवाई खाती हूँ, पर अब दवाई नहीं है। डॉक्टर सुमन ने पूछा, अम्मा कौन सी दवाइयाँ लेती हो? नाम बताओ। वो सिर हिलाते हुए बोली, मुझे नाम का क्या पता बेटा, मेरे बेटे को पता है। वो बहुत पढ़ा लिखा है, बड़ी गाड़ी है उसके पास, मुझे बहुत बड़े क्लिनिक में लेकर जाता था। आपका क्लिनिक तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, मगर मुझे दवाई दे दो। डॉक्टर सुमन मुझे देखते हुए बोली, देखिए, मैं इन्हें ऐसे ही दवाई नहीं दे सकती, मुझे लग रहा है इन्हें कोई और परेशानी भी है। मैं धीरे से बोला, इन्हें दिमागी परेशानी भी है। डॉक्टर बोली, हाँ मुझे भी लग रहा है। इससे पहले हम कुछ और बोलते, वो बूढ़ी औरत झट से बोली, मुझे ऐसा मत कहो, मैं कोई पागल नहीं हूँ। पागल तो मेरा बेटा है जो मेरे बारे में
ऐसी उल्टी सीधी बातें करता रहता है। तुम्हें जरूर उसी लड़की ने कहा होगा। मैंने डॉक्टर सुमन को देखते हुए बोला, मेरे पास इनके घर का कोई पता नहीं है, ना कोई नंबर। ये कल मेरी कैंटीन के सामने बैठी हुई मिली थी। शायद इनका बेटा इन्हें छोड़कर चला गया है और इनकी पड़ोसन ने बताया कि इनका बेटा। अभी मैं बात पूरी करता इससे पहले वो औरत गुस्से में खड़ी होकर बोली, खबरदार, जो मेरे बेटे के खिलाफ कुछ भी कहा वो मुझे छोड़कर नहीं गया। उसने कहा था कि उसे एक जरूरी काम से जाना है, थोड़ा वक्त लगेगा आने में, और मुझे कहीं नहीं जाना, बस इसी बेंच पर बैठी रहना। मुझे नहीं चाहिए कोई दवाई वगैरह, मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो जाने लगी, लेकिन डॉक्टर सुमन ने इशारे से मुझे रोक लिया। वो दीवार का सहारा लेकर बाहर निकल गईं। डॉक्टर ने फौरन अपने असिस्टेंट को फोन किया और कहा, इनका ध्यान रखना, ये कहीं चली ना जाएं। फिर मुझे बैठने का इशारा करके बोली, आप एक काम करो, जिस नंबर से आपने इनकी पड़ोसन से बात की थी वो नंबर मुझे दो, मैं बात करती हूँ। शायद उनसे कुछ पता चल जाए, क्योंकि ये अपनी हालत ठीक से बता नहीं पा रही हैं। इन्हें भूलने की बीमारी भी है। मैं सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, इन्हें तो अपना नाम भी याद नहीं था, लेकिन बेटा नहीं भूल पा रही। डॉक्टर सुमन बोली, माँ सब कुछ भूल सकती है, पर अपनी औलाद को कभी नहीं भूलती, किसी भी हालत में नहीं। दीजिए, नंबर दीजिए। मैंने नंबर दे दिया। कुछ पलों के बाद उन्होंने कॉल लगाई और स्पीकर पर फोन रख दिया। मैं फोन की तरफ ध्यान से देख रहा था। 2 बार बेल बजी और फिर एक आदमी की आवाज आई, हेलो, कौन बोल रहा है? ये आवाज सुनकर मुझे लगा कि ये उसी औरत के पति होंगे। इतनी सुबह फोन बजने से शायद उन्होंने उठाया। डॉक्टर सुमन प्रोफेशनल लहजे में बोली, मैं डॉक्टर बोल रही हूँ, आपकी पड़ोसन हमारे पास हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या आप अपनी पत्नी से बात करवा सकते हैं? मुझे उनकी हालत के बारे में थोड़ा जानना है। वह आदमी बोला, अच्छा, आप सावित्री आंटी की बात कर रही हैं, मैं बात करवाता हूँ अभी अपनी बीवी से। कुछ देर के बाद वही कल रात वाली औरत की आवाज आई। वो बोली, मैंने तो आपसे कल ही कहा था ना कि मुझे उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना, आप उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, फिर क्यों पीछे पड़े हो मेरे? भगवान की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं भी चली जाएंगी। वैसे भी सारा दिन यहाँ वहाँ भटकती रहती थीं। उनका बेटा इन्हें घर में घुसने ही नहीं देता था, बस बाहर दरवाजे के पास ही पड़ी रहती थीं। ज्यादा से ज्यादा उनकी बहू रात को रहम खाकर आंगन में सुला देती थी। मेरा दिल जैसे रुक गया था। इतनी बूढ़ी औरत पर इतना जुल्म। वो औरत कुछ और कहती, इससे पहले ही डॉक्टर सुमन बोली, मुझे ये नहीं पूछना कि ये कैसी जिंदगी जी रही थीं। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपको इनकी तबीयत का पता है। ये कह रही हैं कि इन्हें जलन हो रही है, सर में दर्द है, और ये साहब बता रहे हैं कि आपने कहा था कि इन्हें दिमाग की भी बीमारी है। वो औरत बोली, हाँ, ये दवाइयाँ लेती हैं, दिमाग से भी ठीक नहीं है, भूलने की बीमारी है और अजीब सी हरकतें करती हैं। शायद इसी वजह से इनका बेटा परेशान होकर इन्हें छोड़ गया। खैर, मुझे इनकी दवाइयों का तो नहीं पता है, पर ये ठीक नहीं रहती, हमेशा कहती रहती हैं कि सीने में जलन है। डॉक्टर अपने हिसाब से उनसे कुछ पूछने लगी और फिर कुछ देर के बाद मोबाइल बंद कर दिया। मैं कुछ बोलता इससे पहले ही डॉक्टर बोली, इन्हें बायोब्रेसिस है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी पुरानी बातें याद रखता है, लेकिन आज क्या हुआ वो भूल जाता है। कभी किसी से प्यार से बात करता है तो कभी किसी पर गुस्सा करता है, कभी बहुत खुश होता है और कभी बहुत दुखी, कभी उल्टी सीधी बातें करता रहता है और कहीं टिक भी नहीं पाता। ये दिमाग का रोग होता है। खैर, मैं इनका इलाज नहीं कर सकती क्योंकि मैं मेंटल डॉक्टर नहीं हूँ। आपको किसी मनोचिकित्सक को दिखाना होगा, लेकिन उससे पहले इन्हें अच्छे से खाना खिला दो। पेट भरा रहेगा तो सुकून मिलेगा। अगर तुम खर्चा उठा सकते हो तो इलाज कराओ, और नहीं तो किसी संस्था में रखवा दो। हर किसी की जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते। अच्छा यही होगा कि तुम अपने काम पर ध्यान दो। इतना कहकर डॉक्टर सुमन अपने काम में लग गईं। मैं भारी दिल लेकर बाहर निकला। इस औरत को ऐसे छोड़ देना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने खुद को समझाया, छोड़ो, इनका मामला है, बैठी रहें, ज्यादा से ज्यादा मैं खाना दे दूंगा। पर मैं चाहकर भी इन्हें अनदेखा नहीं कर पा रहा था।
बाहर निकला तो देखा सामने बेंच पर वो औरत चुपचाप बैठी थी, जैसे कि किसी का इंतजार कर रही हो। चेहरा थका हुआ, आंखें बुझी हुई। मुझे लगा भूख लगी होगी। मैंने जल्दी से उनके लिए चाय पराठा मंगवाया और पास जाकर बैठ गया। आमतौर पर मैं इस वक्त तक घर जाकर आराम करता हूँ, पर आज इस औरत की वजह से मैं यहीं रुक गया। मैं अपने हाथों से उन्हें नाश्ता कराने लगा तो वो रो पड़ी। बोली, तुम्हें पता है, मेरे बेटे ने कभी मुझे ऐसे नाश्ता नहीं दिया। वो तो हमेशा खाना जमीन पर फेंक देता था। उसकी बीवी तो और भी बुरी है। एक बार मैंने कहा पानी दे दो, जलन हो रही है, तो उसने गिलास मुंह पर मार दिया। कोई अपनी माँ के साथ ऐसा करता है क्या? मेरी औलाद अच्छी नहीं है। इतना कहकर वो बेकाबू होकर रोने लगी। मुझे साफ समझ आ गया कि डॉक्टर सुमन जो कह रही थी वही सब इनकी हालत में दिख रहा था। मैंने गहरी सांस ली और वहीं बैठकर तय कर लिया कि मैं इन्हें मनोचिकित्सक के पास जरूर ले जाऊंगा, इलाज पूरा कराऊंगा। आखिर ये किसी की भी माँ हो, पर एक बूढ़ी औरत है, इंसान है, और इंसानियत के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनका ख्याल रखूं। मैंने तुरंत ही मनोचिकित्सालय का पता निकाला और इन्हें लेकर चल पड़ा। फिलहाल इन्हें कुछ दवाइयों की जरूरत थी ताकि इन्हें चैन मिल सके। उसके बाद मैं इनके बेटे का पता लगाऊंगा, फिर आगे क्या करना है वो देखूंगा। उस औरत ने मुझे बताया था कि उनका बेटा शहर छोड़कर कहीं चला गया है। अब वो कहाँ गया है किसी को कुछ पता नहीं। यही वजह थी कि मैं हैरान रह गया था। फिलहाल मैं उस औरत को लेकर मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा था। मेरी मुलाकात एक बहुत ही समझदार डॉक्टर से हुई थी। मेरा पैसा खूब खर्च हो रहा था, पर मुझे उसकी परवाह नहीं थी, वरना तो मैं ऐसा आदमी था कि मेरा 1 रुपया भी बेकार चला जाए तो दिल घबरा जाता था। लेकिन इस औरत के मामले में मैं बिना सोचे समझे पानी की तरह पैसा बहा रहा था। डॉक्टर ने उनका पूरा चेकअप किया था और दवाइयां लिख दी थीं। डॉक्टर का कहना था कि इन्हें शुगर की बीमारी है, इसीलिए इनके पैर जलते हैं और सुन्न भी पड़ जाते हैं। तकलीफ की वजह से इनके सिर में दर्द रहता है और सीने में तेल मसालेदार चीजें खाने की वजह से जलन होती है। उन्होंने कहा, हर हालत में परहेज करवाओ और मीठा मत खाने देना। जितना मीठा खाएंगी इनके पैर जलेंगे और दर्द बढ़ेगा। डॉक्टर की हर बात मैं ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया था कि इन्हें अकेला मत छोड़ना, हर वक्त साथ रहना। ऐसे लोग कभी कभी उदासी में खुद को नुकसान भी पहुंचा लेते हैं। लेकिन मैं जानता था कि ये औरत सब कुछ कर सकती है, पर अपनी जान नहीं लेंगी। डॉक्टर ने दवाइयां दे दी और मैं उन्हें लेकर घर आ गया। अभी मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं कुंवारा ही था। घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। गांव में बस मेरे चाचा और चाची रहते थे। वे लोग कभी कभी मिलने आ जाते थे। जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई थी, मैं एकदम अकेला हो गया था। घर सूना सूना रहता था, लेकिन अब लगता था जैसे मेरी माँ की शक्ल में मुझे एक और माँ मिल गई हो। मैं उस औरत में अपनी दुनिया देखने लगा था। उन्होंने मुझे खूब दुआएं दी थीं। उस रात मैं देर तक उनके पैर दबाता रहा और सुबह उन्होंने मुझे दुआएं दी। मुझे नहीं पता था कि जिस औरत की मैं सेवा कर रहा हूँ वो कोई आम औरत नहीं है। अब मैं उनके घर जाना चाहता था ताकि सही से पता लगा सकूं कि वो किसकी माँ है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ वक्त बाद उनका बेटा आ जाए और अपनी माँ को मुझसे वापस ले जाए, और शायद उसे देखकर उनका दिमागी हाल भी ठीक हो जाए। मैंने कॉल सेंटर से उनकी लोकेशन निकाली। दिल थोड़ा डर रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। उनके लिए मैंने घर पर एक नौकरानी भी रख ली थी जो कि भरोसेमंद थी। मेरी कैंटीन का काम अच्छा चल रहा था, इसीलिए मैं ये सब खर्चे आसानी से उठा सकता था। मैं दिन रात मेहनत करता था, तो मुझे कोई अफसोस नहीं था कि मैं अपनी कमाई उस औरत पर खर्च कर रहा हूँ। और अजीब बात तो ये थी कि जब से वो औरत मेरी जिंदगी में आई थी, मेरी आमदनी में भी बरकत होने लगी थी। शायद सच ही कहा गया है कि जब आप किसी बेसहारे का सहारा बनते हो तो भगवान आपका सहारा खुद बन जाता है। उनका घर मेरे घर से काफी दूर था, लेकिन मैंने हिम्मत रखी। गाड़ी लेकर मैं उनके मोहल्ले की तरफ निकल पड़ा। सोच तो ये थी कि उन्हें भी साथ ले जाऊं, लेकिन फिर लगा
अगर वहां जाकर वो जिद करने लगी कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगी तो मैं क्या करूंगा। इसीलिए मैंने उन्हें घर पर ही छोड़ दिया। एक लंबा सफर तय करके मैं उस औरत के मोहल्ले पर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे मन में जो शक चल रहा था वो सच साबित होगा। अब समझ आया कि इस औरत से मुझे इतना लगाव क्यों हो गया था। मैं लोकेशन के हिसाब से उनकी पड़ोसन के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया तो एक औरत बाहर आई। देखने में सीधी सादी और समझदार लग रही थी। उसने पूछा, जी किससे मिलना है? मैंने थोड़ा सा हिचकते हुए कहा, आपने सावित्री आंटी के बारे में बताया था ना, मैं वही हूँ जिसने उन्हें वहां से लाया था। वो बोली, हाँ मैंने आपसे कई बार बात करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर आपका फोन ही नहीं लगा। ये जो बराबर वाला घर है ना, वहीं रहते हैं वो। उनका बेटा भी लौट आया है, अपनी माँ का पूछ रहा था। मैंने उसे आपके बारे में बताया भी था, लेकिन फिर उसने आपका नंबर लिया ही नहीं। मैंने उस औरत का शुक्रिया अदा किया और फिर बराबर वाले घर की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खटखटाया और कुछ ही सेकंड के बाद दरवाजा खुला। सामने राजू खड़ा था। मुझे देखकर वो एकदम जड़ हो गया, जैसे कि उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। दरअसल राजू और मैं बचपन के दोस्त थे। मोहल्ला वही था जहां हम बड़े हुए थे। मैं अपनी माँ के साथ रहता था और मेरी माँ ने उस औरत को अपनी बहन कहा हुआ था। यानी कि जिस औरत की मैं देखभाल कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मेरी मुंह बोली मौसी थी। बहुत साल पहले हम लोग यहीं से शिफ्ट हो गए थे, इसीलिए पहले तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाया था, मगर अब सारी सच्चाई सामने आ गई थी। राजू मुझे देखते ही खिल उठा था। इतना बदलाव नहीं आया था उसमें। शायद पैसे की वजह से उसका रौब थोड़ा सा बना हुआ था। उसने खुद को बहुत संवार कर रखा था और गले लगने आया तो मैं गुस्सा होकर उसे धक्का दे दिया। शर्म कर राजू, तुमने ऐसा कर दिया। यकीन नहीं होता कि तुम ये कर सकते हो। अपनी माँ को ऐसे सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दिया। तुम हमेशा मुझे कहते थे